अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगेन वेलकम बैक इन लेसन नंबर 33 ऑफ इकोनॉमिक 401। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे पास हैं कि लेसन नंबर 33 में हम डिप्लाई इस चीज़ पे मेन फोकस करने जा रहे हैं कि आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है, इसके रीजंस क्या होते हैं। तो सारी इसकी हिस्ट्री और इसके ऊपर सारा ये लेक्चर डिपेंड है। अच्छा, सबसे पहले आपके पास है इकोनॉमिक्स के मेजर जो 4 इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये 4 इशू आपने याद रखने कि इकोनॉमिक्स के 4 इशू कौन कौन से हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, अक्सर ये पेपर में आता भी है, तो आपने ये लिख देने अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम, लैक ऑफ ग्रोथ। तो इन चारों को आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपके माइंड में इतना होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के मेजर 4 कौन कौन सी इश्यूज़ हैं? अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम एंड लैक ऑफ ग्रोथ। तो ये 4 मेन इश्यूज हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। बिकॉज दिस इज द कोर्स ऑफ इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स, ठीक कह रहा है कि ठीक है, फिलहाल जस्ट हम इन चारों को ही डिस्कस करेंगे। तो आगे आ जाता है हिस्ट्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट कब स्टार्ट हुई है, इसकी हिस्ट्री क्या है, तो इसको थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। द हिस्ट्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच इज़ रेलेवेंट टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स से रेलेवेंट है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं आती, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है, ठीक है। एक तो बात ये हो गई। उसके बाद स्टार्ट कहाँ से हुई? स्टार्ट वे बैक इन द ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन कब आया था, उसकी भी आपने ये याद रखनी है। ग्रेट डिप्रेशन आपके पास आया था 1929 से 1933 के दरमियान, ठीक है। तो अब यहाँ से 3 एमसीक्यूज बन के, एक तो आपके पास जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेवेंट है। ग्रेट डिप्रेशन कब आया था? 1929 से 1933 के दरमियान। और उसमें क्या हुआ था कि 25% लोग आपके पास अनएम्प्लॉयड हो गए थे। ये एमसीक्यूज नंबर 3 यहाँ से बन गया। और आपके पास अब अनएम्प्लॉयमेंट की हिस्ट्री भी आ गई कि अनएम्प्लॉयमेंट की हिस्ट्री कब से स्टार्ट हुई है? ग्रेट डिप्रेशन के वक्त। तो ये 4 एमसीक्यूज यहाँ से बन सकते हैं आपके, ठीक है। अच्छा, ये कहता है ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार द प्रॉब्लम राइजेस हायर गवर्नमेंट डिफेंस। तो गवर्नमेंट क्या किया था, गवर्नमेंट डिफेंस के ऊपर ज़्यादा स्पेंडिंग कर रही थी, ठीक है। तो उसके बाद वार के बाद फिर क्या हुआ, जब गवर्नमेंट ने एक्सपेंड करना स्टार्ट किया, तो एक तो उसको एक आर्मी की ज़रूरत पड़ी। तो गवर्नमेंट ने एक तो वहाँ पे कुछ लोग आर्मी में चले गए। उसके बाद जब वो वर्ल्ड वार ख़त्म हुई है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह हो चुका था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कुछ लोग मिस्त्री मजदूर के काम में या इंजीनियर इस तरह लगे। तो इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो थोड़ी सी कम हो गई थी। इसका बाद में ये वाला रीज़न हुआ है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या आ जाएगी? द अनएम्प्लॉयमेंट रेट is defined as the ratio of number of unemployed people divided by sum of employed and unemployed people, ठीक है। यानी कि अनएम्प्लॉयड पीपल डिवाइडेड बाय सम ऑफ एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, ठीक है। यानी कि टोटल पीपल जो कि आपके पास मौजूद है। टोटल पीपल कौन से आप देखने, आपने पूरी यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप पूरी पॉपुलेशन की टर्म यूज़ नहीं हुई, ठीक है। वो लोग जो कि एम्प्लॉयड हैं और अनएम्प्लॉयड हैं, इन दोनों की टर्म इस्तेमाल हुई है। तो अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि पॉपुलेशन और एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड डिफरेंस क्या है कि पीपल में आपके पास पूरी पॉपुलेशन में वो लोग भी शामिल आ जाते हैं जिनमें छोटे बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, और वो लोग जो काम नहीं करना चाहते। लेकिन एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड में वो लोग आएंगे जो काम करना चाहते हैं और इनको नौकरी मिल रही है या नहीं मिल रही, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या चीज़ बनेगी, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या बनेगी? नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय सम ऑफ एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, ठीक है। एक और बात यहाँ से आपने याद रखनी है कि 3 से 4% जो आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट का रेट अगर आ जाए ना, तो इसको यूजली बहुत लो कंसिडर किया जाता है कि बहुत लो अनएम्प्लॉयमेंट है। उसके बाद अगर ये 10 से 15% हो जाए, तो इसको कंसिडर किया जाता है कि आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हाई हो गई है। और 20 से भी ज़्यादा हो जाए तो इसको एक्सट्रीमली हाई सफ़र किया जाता है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है यहाँ से।
बाकी अनएम्प्लॉयमेंट की अब क्या डेफिनेशन आ गई है। अनएम्प्लॉयमेंट इज द स्टेट एट विच इज अ पर्सन इज विदाउट वर्क अवेलेबल टू वर्क एंड करंटली इज सीकिंग वर्क, और अभी तक वो काम को तलाश कर रहा है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ होती है कि आपके पास ऐसा बंदा जो काम करना तो चाहता हो लेकिन उसको काम ना मिल रहा हो। ठीक है, तो इसको कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, कि अनएम्प्लॉयमेंट की आगे टाइप्स कितनी हैं? देयर आर सर्वल टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट की आप टाइप्स का काउंट नहीं कर सकते, ये सर्वल टाइप्स हैं, कुछ यहाँ पे डिस्कस हुई हुई हैं। ठीक है, तो उनको हम भी डिस्कस करते हैं। फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आपके पास क्या चीज़ है? अगर व्हेन अ वर्कर मूव्स फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब while he search for job he is experience fractional unemployment। जब एक बंदा एक काम छोड़ के दूसरे काम की तरफ जाता है या उस दौरान जब वो काम ढूंढ रहा होता है, उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आपके पास आ जाती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। यह आपके पास क्यों होती है? इज कॉज बाय मिसमैच बिटवीन लोकेशन ऑफ जॉब एंड लोकेशन ऑफ जॉब सीकर्स। कि आपके पास जॉब उस जगह पे अवेलेबल है जहाँ पे लोग उतने अवेलेबल नहीं है जॉब के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, गांव में लोग तो अवेलेबल होते हैं लेकिन वहाँ पे जॉब नहीं होती, तो कुछ लोग तो उस वजह से भी बेरोज़गार होते हैं कि वो अपना घर नहीं छोड़ना चाहते, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ होती है? आल्सो नाउन एज डिमांड और डिफिक्ट अनएम्प्लॉयमेंट अकर व्हेन देयर इज अ नो इनफ aggregate demand for labor। दिस इज काज बाय बिजनेस साइकिल रीजन। ठीक है, तो साइकिल रीजन के ऊपर ये आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक सीज़न में आपके पास एक चीज़ बिक रही है और दूसरी सीज़न में वो जाके कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप एसी या फ्रिज का कारोबार देख लें तो वो आपके पास गर्मी में ज़्यादा होता है, लेकिन सर्दियों में उनकी फैक्ट्रीज के पास इतना काम नहीं होता, तो कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। इसको आप कहते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। गर्मियों में फिर वो अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगी लेकिन सर्दियों में आके फिर वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद टेक्नोलॉजी अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजी अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ है कि आपके पास टेक्नोलॉजी की वजह से जो जॉब्स ख़त्म हो रही हैं उसको कहते हैं टेक्नोलॉजी अनएम्प्लॉयमेंट। तो फॉर एग्जांपल आप कोई मशीनरी आ गई है जो कि लोगों का काम ख़त्म कर देती है, कंप्यूटर आप जैसे ही आ गए हैं तो इन्होंने बहुत सी जॉब्स ख़त्म की हैं। अब एआई का ज़माना है तो एआई की वजह से बहुत सी जॉब्स ख़त्म हो रही हैं, तो इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद क्लासिकल और रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल और रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ है? अगर व्हेन रियल वेज ऑफ जॉब आर सेट अबव द मार्केट क्लियरिंग लेवल। जब गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक तनख्वाह फिक्स कर देती है कि आप इससे कम तनख्वाहें नहीं दे सकते। ठीक है, जैसे कि फ़िलहाल गवर्नमेंट ने लास्ट बजट में ऐलान किया था कि आपके पास मिनिमम वेज 32,000 होनी चाहिए। तो आप फैक्ट्रीज क्या करती हैं कि देखती हैं कि हम 32,000 पे तो लोग नहीं सकते, तो इसलिए ये जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है इसको हम कहते हैं क्लासिकल और रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास कास्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के नुकसान क्या चीज़ होते हैं? ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं, और कास्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो इसमें 4-5 ये चीज़ लिखी हुई हैं। सबसे पहले आउटपुट एंड हैन नेशनल इनकम इज़ लोअर देन पोटेंशियल। आपके पास नेशनल इनकम कम हो जाती है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। गवर्नमेंट लूज टैक्स रेवेन्यू। तो जब नेशनल इनकम कम हो जाएगी तो गवर्नमेंट के टैक्स भी कम हो जाएंगे, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी कम हो जाएगा। नंबर सी, फार्म लूज रेवेन्यू। फार्म के रेवेन्यू कम हो जाएगा एज दे हैव एम्प्लॉयड मोर वर्कर्स एंड प्रोड्यूस एंड सेल मोर। ठीक है, गवर्नमेंट का फार्म भी आपके पास लूज हो जाएगा। उसके बाद अदर वर्कर लूज एडिशनली वेजेस। जो लोग काम कर रहे हैं उनको एडिशनल वेजेस नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? बिकॉज दे माइट हैव अदरवाइज बीन एबल टू अर्न विद हायर नेशनल आउटपुट। तो अगर सारे लोग काम कर रहे होते तो उनको ज़्यादा तनख्वाह मिलनी थी, वो ज़्यादा नेशनल आउटपुट के साथ काम कर सकते थे, लेकिन अब उनको कम वेजेस मिल रही हैं। देयर इज़ अ जनरल टेंडेंसी टू क्राइम एंड वायलेंस। जब आपके पास बेरोजगारी हो जाएगी तो जराइम की शरह बढ़ेगी। तो ये 4-5 नुकसान हैं या कास्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होगी।
उसके बाद ये कंसेप्ट ऑफ लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स आपके पास वो फोर्स होती है, लेबर फोर्स इंक्लूड ऑल पीपल एलिजिबल टू एबल टू वर्क। ठीक है, वो लोग जो काम के काबिल हों, फॉर एग्जांपल बच्चों को छोड़ के, बुज़ुर्गों को छोड़ के, या बेबीज़ के पेरेंट्स को छोड़ के बाकी जो लोग काम करने के काबिल होते हैं, जो काम करना चाहते हैं, उनको हम कहते हैं लेबर फोर्स। उसके बाद डेफिनेशन प्रॉब्लम विद अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अब उसकी डेफिनेशन प्रॉब्लम क्या चीज़ है? अनएम्प्लॉयमेंट फोर्सेस, अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स अ सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज रिपोर्टेड एज अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयमेंट आपके पास वो कंडीशन होती है जब आप देखते हैं कि लोग अनएम्प्लॉयड हैं बट इज एक्चुअली डूइंग अ पार्ट टाइम जॉब, लेकिन हो सकता है कि वो पार्ट टाइम जॉब काम कर रहा हो। डिसग्रेस्ड एम्प्लॉयमेंट इज सिचुएशन वेयर एज पर्सन गेट्स सैलरी। अब यहाँ पे दो टर्म्स इस्तेमाल हुई, एक अनएम्प्लॉयमेंट, ये ठीक है। अब सेकंड यहाँ पे टर्म इस्तेमाल हुई है डिस एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, कि एक बंदा तनख्वाह तो ले रहा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा, तो इसको हम कहते हैं डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद इसमें बी टर्म्स क्या है? हायर देन एक्चुअल, हायर देन एक्चुअल, इसका मतलब है कि आपके पास अभी जो चाइल्ड लेबर है, जो बच्चे काम करते हैं, वो क्या करते हैं कि आपके पास बड़ों की काम ख़त्म कर देते हैं, उनको अनएम्प्लॉयड कर देते हैं। और उसके बाद इनकम्पेरेबिलिटी बिटवीन स्किल्स एंड जॉब, कि आपके पास स्किल्स कम होती हैं जॉब्स की नेचर के मुताबिक, इस वजह से भी आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। पीपल डूइंग मोर एंड मोर देन वन जॉब, जो तो कुछ लोग एक से ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, सुबह एक काम करते हैं, दिन को एक काम, शाम को एक और काम कर लेते हैं, तो वो क्या कहते हैं, दूसरे लोग की जॉब्स को ख़त्म कर देते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट गिवन टू द स्टेट, तो स्टेट अगर लोगों को कुछ पैसा फ्री में देना स्टार्ट कर दे तो उसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट होगी, कि लोग काम ही नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास पैसा तो वैसे भी आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे है पीपल एंटरिंग अनएम्प्लॉयमेंट टू द अनएम्प्लॉयमेंट पूल इंक्लूड, पीपल लिविंग अनएम्प्लॉयमेंट पूल इंक्लूड। तो ये दोनों कंसेप्ट हैं, तो इनको समझने के लिए आप ये फ़र्ज़ करें आपके पास एक अनएम्प्लॉयमेंट पूल है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट पूल में पीपल इंटर कब होंगे और लीव कब करेंगे? अच्छा, इंटर कब होंगे? जब आप देखेंगे फॉर एग्जांपल कुछ ख़ास अरसे के लिए, थोड़े से टर्म्स के लिए आपके पास जो कॉलेजेस छोड़ रहे हैं वो लोग हो गए, जो वोमेंस हैं रिटर्निंग टू द लेबर फोर्स, ठीक है। तो ये जो लोग होंगे ये आपके पास उस फोर्स में शामिल हो रहे हैं, तो ये आपके पास पीपल इंटर हो रहे हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट पूल के अंदर। उसके बाद पीपल लिविंग द अनएम्प्लॉयमेंट पूल, कौन से लोग होंगे? दोज टेकिंग न्यू जॉब, जो नई जॉब्स ले रहे हैं, रिटर्निंग टू ओल्ड जॉब, जो पुरानी जॉब वापस आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दे कुड बी इंक्लूड पीपल हु हैव बिकम डिसहार्टेड एंड गिव लुक अप, तो वो लोग जो अपनी जॉब्स को छोड़ देते हैं, ठीक है। हु हैव रीच रिटायरमेंट, जो रिटायरमेंट पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। हु टेम्परेरी विदड्रॉ फ्रॉम लेबर फोर्स, तो ये जो आर्जी तौर पर ख़त्म हो जाते हैं, जिसको कहते हैं पीपल लिविंग अनएम्प्लॉयमेंट पूल। अच्छा, अब अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर 3 थ्योरीज है हमारे पास, ठीक है। लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन ये चीज़ डिस्कस करना ज़्यादा ज़रूरी है। थ्योरीज अबाउट द काजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, 3 व्यूज़, तो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर 3 व्यूज़ हैं हमारे पास, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास है मोनेटरिस्ट व्यू। तो मोनेटरिस्ट व्यू क्या कहता है कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये नंबर ऑफ़ पीपल्स हैं, ये आपके पास रियल वेजेस होती हैं, ठीक है। रियल वेज आपके पास कौन सी वेज होती है कि आपके पास जो तनख्वाह मिल रही है ना, उसमें से आप इन्फ्लेशन को माइनस कर दें। इन्फ्लेशन माइनस करने का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपकी एक सैलरी है 20,000 और ये आपकी अगर 10% इंक्रीज़ हुई है ना इसमें, और 10% ही आपके पास इंक्रीज़ हुई है महंगाई, तो आपकी रियल वेज सिर्फ बराबर नहीं बढ़ी। लेकिन अगर आपकी वेज बढ़ी है 20% और आपके पास इन्फ्लेशन बढ़ी है 10%, तो अब आपके पास रियल वेज जो है वो 10% इंक्रीज़ हुई है। तो रियल वेज कौन सी वेज होती है? जिसमें से आपके पास जो वेज होती है ना, उसमें से आप
जो महंगाई की शरह होती है उसको ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, इस ग्राफ में क्या दिखाया गया है कि आपके पास एक एल एफ कर्व है जो कि लेबर फोर्स है, ठीक है, लेबर फोर्स, और एक एल डी कर्व है, लेबर डिमांड। अब यहाँ पे देखें, लेबर डिमांड आपके पास कम हो रही है जैसे ही आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे ही नंबर ऑफ वर्कर ज़्यादा होते जाएंगे तो लेबर डिमांड आपके पास कम होती जाएगी और लेबर फोर्स आपके पास बढ़ती जाएगी जब आपके पास रियल वेजेस बढ़ती जाएंगी, ठीक है। जैसे ही आप तनख्वाहें बढ़ाते जाएंगे आपके पास लेबर फोर्स बढ़ती जाएगी, और तनख्वाहें कम करते जाएंगे तो आपके पास लेबर फोर्स कम होती जाएगी, ठीक है। और इस पॉइंट के ऊपर आके ये दोनों आपस को इंटरसेक्ट कर लेती है, ये आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। ये था मोंटेसेरेट्स व्यू। तो इसको मज़ीद फर्दर डेवलप किया, ये आपके पास रियल वेजेस आ गई, ये आपके पास नंबर ऑफ वर्कर्स आ गए, तो ये आपके पास कर्व आ गई है एक्सेप्टेबल जॉब, वो लोग जो जॉब को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और ये आपके पास आ गए लेबर फोर्स एल एफ कर्व, ठीक है। और ये आपके पास आ गई लेबर डिमांड। तो सबसे पहले आप देखें आपके पास इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे था, इस पॉइंट के ऊपर। अब आपने क्या किया है कि आपने तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, ठीक है। तनख्वाहें जब बढ़ाई हैं तो इसको इक्विलिब्रियम देने के लिए आप नंबर ऑफ एम्प्लॉय कम करेंगे, ठीक है। तो इस जगह पर जाके आपके पास इक्विलिब्रियम की स्टेट आएगी। तो वेजेस बढ़ाने का ये जो W1 और W स्टार के दरमियान डिफरेंस है ना, वो आपके पास N1 और N स्टार के जरिए शो हो रहा है। उसके बाद क्लासिकल व्यू क्या कहता है, क्लासिकल व्यू वही व्यू है कि ये कहते थे कि आपके पास जितनी कम आप वर्कर्स की तनख्वाहें रखेंगे उतने ज़्यादा आपके पास नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाएगी, और अगर आप वेजेस ज़्यादा रखेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट कम होती जाएंगी। तो ये इसका ग्राफ बनता है कि ये आपके पास एक्सेप्टेबल जॉब की कर्व है, ये आपके पास लेबर फोर्स की कर्व है, ठीक है। और ये आपके पास लेबर डिमांड की कर्व है। जैसे ही आप देखें आपके पास पहले तनख्वाहें कम थी, ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर आपके पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी। अब आपने क्या किया है कि आपने तनख्वाहें ज़्यादा कर दी हैं, यहाँ पे आ गए हैं, तो आपके पास नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय जो है उनको कम करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कीनियंस व्यू। तो कीनियंस व्यू क्या कहते थे, कीनियंस कहते थे कि अगर आपके पास लेबर डिमांड अगर इतनी है, ठीक है, ये वाली कर्व है, ठीक है, और एक्सेप्टेबल जॉब की ये वाली कर्व है, लेबर फोर्स की ये वाली कर्व है, तो अगर आप क्या करते हैं कि डिमांड को कम कर देते हैं, डिमांड को अगर इस सतह पे आप ले जाते हैं, ठीक है। जैसे ही डिमांड आप देखें कम हुई है ना, पहले इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम था, अब इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है, तो लेबर की जैसी डिमांड कम हुई है ना, तो आपने तनख्वाहें कम कर दी हैं, तब जाके इक्विलिब्रियम कम हुआ है। मज़ीद अगर आप लेबर की डिमांड को कम करते हैं तो आपकी तनख्वाहें मज़ीद कम हो जाएंगी, इस पॉइंट पे आ जाएंगी, ठीक है। तो ये था कीनियंस का व्यू। बाकी मोंटेसेरेट व्यू अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, मोंटेसेरेट्स अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या कहते थे, मोनेटिस्ट व्यू अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट एजेंसली इन इट्स नेचुरल रेट extent and thus as a population that the could not be cut through the wages decrease and demand injection। तो डिमांड इंजेक्शन की वजह से आप जो है अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें लिखी है। बाकी फ्रैक्शनल एम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ होती हैं। फ्रैक्शनल एम्प्लॉयमेंट डिफाइन की गई थी कि अनएम्प्लॉयमेंट काज बाय डिले इन बैचिंग जॉब सीकर्स जॉब्स, डिले वर सीन as being essentially caused by lack of information की वजह से, जॉब सेंटर की वजह से। तो ये आपके पास फ्रैक्शनल जॉब्स होती हैं। और उसके बाद स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ होती है, तो ये आपके पास क्या चीज़ कहते हैं, वाज एसोसिएटेड विद चेंज इन स्ट्रक्चर, क्या आपके पास स्ट्रक्चर की चेंज की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है। फॉर एग्जांपल कोरोना के बाद आपके पास स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो ये आपके पास इसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, या टेक्नोलॉजी के आने की वजह से जो चेंज हुई है, आपके पास स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है।
और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वही कि जैसे ही कोई सीज़न आया है किसी चीज़ का तो उसकी वजह से उसकी फैक्ट्री चलना शुरू हो गई है तो अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गई है, लेकिन सीज़न उस चीज़ का बंद हुआ है, वो फैक्ट्री बंद हुई है तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है। उसके बाद ये वाली कर्व आपको शो कर रही है कि ये आपके पास वेजेस हैं, ये आपके पास एवरेज ड्यूरेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, कि जितनी ज़्यादा टाइम आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट का होता जाएगा। अब देखिए वेजेस पहले सबसे पहले इधर थी, तो ये कर्व ऐसे जा रही है कि जितना टाइम गुजरता जाएगा ना और अनएम्प्लॉयमेंट होती जाएगी तो आपके पास वेजेस तो बढ़ती जाएंगी, लेकिन दूसरी पे देखिए आपके पास ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की ड्यूरेशन है ये आपके पास वेजेस कम होती जाएंगी इसके ऊपर, कि वो लोग सोचेंगे कि हम बहुत ज़्यादा बेरोज़गार रहना शुरू हो गए हैं, तो उनका जो मोराल वो कम होना शुरू हो जाएगा और इस जगह पे आके वो इक्विलिब्रियम बन जाएगा। तो यहाँ तक था लेक्चर नंबर 33। लेक्चर 34 नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।